चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सुबह सुबह फ्रेश वाला गुड मॉर्निंग है। सब लोग लगता है बैटरी चार्ज है, थोड़ा सा हम लोग ज्यादा ही पढ़ाई कर लेते हैं। और एक चीज तुम लोग से कहना है, इतना एक्टिव हो सोशल मीडिया पर, कुछ एक्स्ट्रा वीडियो भी हम लोग डालते जा रहे हैं, उसको लाइक और शेयर भी करते चले जाओ। और हम टोटल वीडियो बना करके डाल देते हैं, जितना तुम्हारा एग्जामिनेशन हो रहा है, जितना हमने कॉपी पढ़ाया उससे बेटर देन दैट। तो ये मेरा पर्पस ये है कि तुम लोग तो पढ़ो ही। लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए हैं, जो बाद में हमसे मिल रहे हैं, सर क्या करें। तो उन लोग के हिसाब से भी और तुम लोग के हिसाब से, तुम लोग को मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ एंड यू आर इन वेरी गुड कंडीशन। तुम लोग के बहुत अच्छे पोजीशन में हो। मेरे पास बाहर के भी स्टूडेंट बहुत ऑन रिक्वेस्ट आ रहे हैं, कुछ लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है, कुछ को सजेशन कर रहे हैं कि भाई हम वीडियो डाल दे रहे हैं और तुम लोग लाइक और शेयर कर देना। तो जो लोग हमसे नहीं भी आ पाए हुए हैं, नहीं पढ़ पाए, एग्जाम दे रहे हैं, उसको भी फायदा हो जाएगा। और हम रेगुलर डाल दे रहे हैं, कल वाला भी हम आपको डिजिटल डेडिकेटेड चैनल पे डाल देंगे और उसको जब कभी रहेगा तुम लोग उसको घुमा के देख सकते हो। और साथ में शेयर भी कर दोगे तो तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं उसको भी फायदा मिल जाएगा। टारगेट रीड पलामू, लीड पलामू, पढ़ो पलामू और बढ़ो पलामू वाली बात है कि सब लोग, हम लोग यहाँ वाले लोग, तुम लोग तो टॉपर्स बनोगे ही बनोगे अगर थोड़ा सा मेरे अनुसार चल दिए और तुम लोग थोड़ा सा पॉजिटिविटी अपने आप में डेवलप करके रखोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें इफ बट नहीं है, बट बहुत अच्छा। में 1 to 5 वाली हम बात कर रहे हैं कि 1 to 5 में आप लोग कितने लोग आ पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। बाकी तुम लोग की बारी है कि तुम लोग कितना मेहनत कर रहे हो ना। ये कोशिश करो तुम लोग भी, और हम सारा सॉल्व कर करके डालते जा रहे हैं। मैथमेटिक्स भी आज हम वीडियो कुछ डालेंगे शाम शाम तक, और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम सबको यूनिट वाइज बनाते जा रहे हैं कि इंटीग्रल सेक्शन से कितना होगा, डिफरेंशियल से कितना होगा, सब इंपॉर्टेंट टॉप 10-20 क्वेश्चन ही मार्क डालूंगा, क्योंकि बाकी चीज हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोग को। बट दोज क्वेश्चंस दैट इज दोज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेप्स। हाँ आया तो जो इंपॉर्टेंट है, लिटिल बिट टफ है, उसको हम लोग 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर में छाप करके रेडी हो जाए, ये कोशिश होगी। अगर वो बना लिए हैं तो बाकी इजी वाला बन ही। चलो तो हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा सीधे, ठीक है भाई। और आप लोग सब टाइम पे एंट्री मार लो, क्योंकि बीच बीच में आते रहते हो। चलो देखो यहां से क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर देखो यहां से। फर्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। वाओ, कल भी डिस्कस किया था, आज फिर ये क्वेश्चन आ गया है। देख लो, देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत की तीव्रता के लिए इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो E इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड E इक्वल टू दूसरा मान होता है माइनस dV बाई dr। याद करो, E इज इक्वल टू, दिस इज द वैल्यू। आपका मान कितना आ रहा है, देख रहे हैं ना। अरे यार क्या क्या लोग अब समय पे नहीं रहता है तो रिजेक्ट कर दीजिए। देखिए यहां से दो फॉर्मूला हमने पढ़ाया है, E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट हमारे पास ये आ रहा है न्यूटन पर कूलम, जो चॉइस में है ही नहीं। न्यूटन पर मीटर है बट न्यूटन पर कूलम नहीं है, तो ये तो मेरे को नहीं मिला। तो अब दूसरा वाला हम लोग क्या देखेंगे भाई, तो यहां से देखिए E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, तो ये है आपका वोल्ट और ये है आपका मीटर। तो देखिए, तो वोल्ट पर मीटर आपको दिया हुआ है, वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है ना। तो हमारे लिए चॉइस क्या हो गया यहां से, वोल्ट पर मीटर, बी इज द राइट चॉइस। ए वाला जो हम लोगों ने पढ़ाई किया कि इंटेंसिटी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो था ही नहीं, हम उसको छोड़ देते हैं। हम लोगों ने किसका लिया, ये देखिएगा dV बाई dr, दैट इज वोल्ट बाई मीटर। तो वोल्ट पर मीटर की बात कर लिए हैं। आई थिंक सो इट इज करेक्ट। न्यूटन पर मीटर भी नहीं होगा, डाइन पर सेंटीमीटर भी नहीं होगा, और वोल्ट पर मीटर स्क्वायर भी नहीं होगा।
तो हमारे पास dV बाई dr से बात किया तो कौन सा वैल्यू आया, वोल्ट पर मीटर। दूसरा वाला कहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज सेल इज। चलो भाई ये हमने पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज सेल कितना होगा, जल्दी से बोलिए। तो अब आप लोग यहां से देखिए, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज सेल। आ जाओ, ये सेल है एंड दिस इज चार्ज्ड। अगर ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ध्यान रखिएगा अंदर में 0 होता है, तो V का मान कांस्टेंट होगा। याद करो, किसी भी चार्ज सेल या स्फीयर स्पेशली हॉलो है या कंडक्टिंग है, उस केस में अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इंटेंसिटी का मान 0 होता है। 3-4 तरह के हमने स्फीयर पढ़ाया था, 2 हॉलो और 2 सॉलिड। हॉलो वाला में हम लोग जो बात करते हैं सबका सब चार्ज सरफेस पे रहता है, तो इंटेंसिटी इनसाइड दैट चार्ज्ड hollow sphere is 0, so potential is constant. सॉलिड कंडक्टिंग के केस में भी हमने बताया था कि अंदर में चार्ज 0 हो जाते हैं, सबका सब चार्ज अगर हम सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर देंगे तो सरफेस पे ही लाई करता है, तो अंदर में इंटेंसिटी 0। अब 0 इंटेंसिटी जहां है वहां पर पोटेंशियल का मान हम लोग को कांस्टेंट मिलता है। तो अगर पोटेंशियल का मान कांस्टेंट मिल रहा है तो यहाँ से देखिए हम लोग लगा देंगे व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइड। और आउटसाइड में अगर हम लोग को पोटेंशियल रहेगा तो ये पॉइंट चार्ज के रूप में काम करेगा। ध्यान रखिए, अगर ये स्फीयर के बगल से हम यहाँ वाला पॉइंट ले लेंगे कोई भी चीज, पोटेंशियल यहाँ पूछेंगे तो मेरे पास आ जाएगा KQ/R, और इंटेंसिटी यहाँ पर पूछेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा KQ/R²। ये कब चार्ज स्फीयर से बाहर की ओर रहेगा तब। अंदर में हम लोगों जो लेते हैं अंदर का मान पोटेंशियल कांस्टेंट, इंटेंसिटी का 0, हॉलो चार्ज स्फीयर रहे तब, या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रहे तब। नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो अंदर का पोटेंशियल भी वेरी करता है और इंटेंसिटी भी वेरी करता है। कब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रहे तब। हम 4 केस आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो ये वाला चीज हम लोगों ने निकाल लिया, तो अंदर में हम लोग को पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है भैया, सेल कहा हुआ है इसलिए हॉलो की बात कहा हुआ है, तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। अब देखिए विद्युत क्षेत्र 2 पॉइंट नीचे लिखा हुआ है ना, चार्ज पार्टिकल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा हुआ है 8.4 into 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखा हुआ है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूछ रहा है द मोबिलिटी इज इक्वल टू, हमारे पास पूछ रहा है इट्स मोबिलिटी इज, मोबिलिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारे पास 8.4 into 10⁻⁻⁴ by 2.1 into 10⁻⁻10। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD by E को हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। फिर से हम लोगों ने यहां से लिख दिया। अब आप लोग देखिए आराम से, ये चीज को कहते हैं मोबिलिटी, म्यू से कर दिया। दिस इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप पढ़ लीजिए फिर से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग का प्रॉब्लम है, ये हम बहुत कुछ पढ़ा दिए थे, फिर से पढ़ा दे रहे हैं, और हम सबको आपको डिजिटल चैनल पे डालते जा रहे हैं एक अर्थ से। आपका सब्जेक्टिव भी इसका डाल देंगे, इसका ऑब्जेक्टिव भी डाल देंगे, और सेट बी वाला भी डाल देंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ डाल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पार्ट जो गेस्ट पेपर में आपका है। तो जो पढ़ लिए हैं हम, तो पढ़ाने के लिए सब कुछ पढ़ा दिए हैं, इसको भी पढ़ा दिए थे, राइट। तो फटाफट आप लोग लेते चले, आपका ब्रश अप हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। म्यू इज इक्वल टू 8.4 into 10⁻⁻⁴, और इससे हम लोगों ने काट दिया। ये फॉर्मूला याद रखिए, BD by म्यू। अपने आप में ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा तो ये फॉर्मूला, ये आपके पास 4 है। दिस इज 4 into 10⁻, ऊपर में जाएगा 6 ना, तो BD 4 into 10⁻⁻⁴
6 आपके पास है मीटर स्क्वायर वोल्ट, इसका यूनिट आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। दिस इज द वैल्यू। आगे में देखो तो किरचॉफ्स रूल इज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, चलिए भाई किरचॉफ्स के पास के नियम, यहां से किरचॉफ्स लूप रूल पूछा है, ध्यान देना। यहाँ जो सवाल है पूछा हुआ है किरचॉफ्स लूप रूल। अगर पॉइंट रूल पूछता तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल लगाते हैं, पहला वाला चॉइस होता है। लेकिन यहाँ पूछा हुआ है किरचॉफ्स के लूप रूल, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास लागू है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल लागू है। तो किरचॉफ्स लॉ दो प्रिंसिपल पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट वाला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेकेंड वाला। तो आपके पास देखते चलिए आगे। और फर्स्ट नियम को अगर ये आपके पास शॉर्ट वाला तैयार कर लीजिएगा, लिखते चलिए कौन से इंपॉर्टेंट है। सो ये 3 नंबर क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार कीजिए, व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल, राइट द जनरल स्टेटमेंट विथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब आप जनरल स्टेटमेंट को लिखें और साथ में उसको फोटो के साथ में आप दिखा दें। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सब दिखाना है। हम लोगों ने तो ये आपको बताया है कि टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट, आप इस तरह से लगा देंगे और ये बोल देंगे दिस इज I1 एंड दिस इज I2 एंड दिस इज I3। तो क्या लिखिएगा, टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट रूल है और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये 3 नंबर वाला के लिए किरचॉफ्स लॉ आप लोग तक तैयार कर लेंगे एकदम श्योर शॉर्ट में, शॉर्ट वाला क्वेश्चंस में आने के पूरी संभावना है। तो रूल तो हम लोग देख ही लिए। दूसरा वाला लूप रूल होते हैं, तो लूप रूल में हम लोगों ने क्या लिया था, रेसिस्टेंस लिया था और सेल लिए थे। याद कीजिए हमारे पास डिफरेंट सेल्स थे और डिफरेंट हम लोग रेसिस्टेंस लेते हुए एक हम लोगों ने सर्किट तैयार कर दिया था। और इस सर्किट में रिजल्टेंट करंट जो लेना है ले लीजिए और लिख दीजिए यहाँ से E1 है, E2 है और यहाँ पर E3 है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2 एंड दिस इज R3। आप लगा दीजिए और लूप रूल एंटी क्लॉकवाइज लगाओ चाहे क्लॉकवाइज लगाओ, लगाओगे एक ही रूल, चाहे क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज। हमने कंसेप्ट दे रखा था जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर हाथ आपका निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चले तो E का मान प्लस लीजिएगा, और अगर आपका हाथ चलने का तरीका सर्किट रूल में अगर ऐसे चले तो E का मान हम लोग ले लेंगे माइनस। करंट के डायरेक्शन में अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग माइनस IR का कॉन्सेप्ट लेते हैं, और करंट जिधर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हाथ चलेगा तो हम लोग प्लस IR पोटेंशियल लेते हैं। ये आपका कन्वेंशन था टोटल का टोटल, ध्यान दीजिए। ये कन्वेंशन लिया था कि अगर सर्किट डायग्राम में लूप थ्योरम अगर लिख रहे हैं किरचॉफ्स के सेकंड रूल में, तो एक सेल का कन्वेंशन हमने दिया था और रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल का कन्वेंशन दिया हुआ था। सेल में कन्वेंशन क्या दिए हुए थे कि अगर सर्किट में मैं हाथ को घुमाना शुरू किया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर हाथ हम लोग को निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चले तो इंक्रीज इन पोटेंशियल, और हाथ अगर आपका किधर चलेगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर तो डिक्रीज इन पोटेंशियल। डायरेक्शन ऑफ द करंट से यहाँ पर हमको लेना देना नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल हम लोग किसके साथ लेंगे, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल रेसिस्टेंस में डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मोशन ऑफ द हैंड पे डिपेंड करता है। अगर करंट के डायरेक्शन में आपका हैंड चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो गेन ऑफ पोटेंशियल। ये आपका कॉपी में लिखा हुआ है, आप इसको तैयार कर लें। total current meeting at a point is equal to 0. The algebraic sum of the all current meeting at a point is equal to 0. किसी बिंदु पर कुल मिलने वाले विद्युत धारा का जोड़ शून्य के बराबर होता है, ये कहते हैं। और हम लोग दूसरा वाला कहते हैं कि किसी भी लूप में ड्रॉप ऑफ ऑल पोटेंशियल इन ए लूप इज इक्वल टू 0, या यूं कहेंगे द algebraic sum of the all electric potential in a loop is equal to 0। ये कह देते हैं किसी भी लूप में अगर हम सब पोटेंशियल को जोड़ निकालेंगे तो उस लूप का मान 0 होगा। और लूप में चलने का तरीका क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। और ये चीज को आप समझो, जो मैंने डिफिनेशन लिखाया है वो हूबहू मिले कि नहीं मिले, बट कंटेंट का सार तत्व और थीम अर्थ जो है वही का वही हो, कुछ वर्ड आगे पीछे हो सकता है ना।
तो जैसे आप लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हैं तो आपके पास 4 प्रकार का सब्जी रखा हुआ है, चटनी अचार है, तो ये मैटर ऑफ चांस है कि कौन सा आपको किस समय खा लिए हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट बार अगर हम आलू की भुजिया खाए तो सेकंड वाला में करेला खाएंगे ही, और थर्ड वाला में अचार चाटेंगे ही, फोर्थ वाला में चटनी खाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। बस रखा हुआ है प्लेट में, बात कर रहे हैं, जैसे तैसे खा रहे हैं और हम लोगों ने खा लिया। ये रिफ्लेक्स मेथड्स होता है, बट कंटेंट इज व्हाट ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर गोइंग इनसाइड योर बॉडी। यहाँ भी वही चीज है, मिला जुला के कंटेंट आपका फिजिक्स का या साइंस का वही होना चाहिए। थोड़ा बहुत वर्ड दाएं बाएं हो सकता है, किताब में भी अलग है, थोड़ा सा हम लिखा है वो भी अलग है, थोड़ा सा आप लिखेंगे तो भी अलग होगा, बट मिला जुला करके टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, वही का वही होना चाहिए ना। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए कि डिट्टो हम लाइन जो लिखे वही छप जाए, ये जरूरी नहीं होता है साइंस में, बट थीम दैट्स रिमेन सेम ना। और कोशिश रहे कि डिफिनीशन में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो डिफिनीशन में जरूर शामिल हो जाए। आगे पीछे हो बहुत ज्यादा ये मैटर नहीं करता, बट वो पॉइंट जरूर आना चाहिए ना। पॉइंट छूट गया तब फिर आपका वो नंबर छूट जाएगा, तो इसकी कोशिश जरूर करना है, ठीक है भाई। हम लोग आगे चलते हैं। मतलब कई बार होता था कि बचपन में जिसे किताब रटा दिखा हुआ वैसा नहीं रटा रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, तो दैट्स हार्डली मैटर। मैटर इज दैट कि आप अपने हिसाब से उसको समझ करके और अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार उसमें जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो फैक्ट्स जरूर आ जाना चाहिए। उसको अपने भाषा में जोड़ो या किताबी भाषा में जोड़ लो, तो जनरली अपने भाषा वाला ही याद रहता है, इसीलिए हम इसको मोटा मोटी सब थ्योरम्स को बोल रहे हैं। तो ये 3 नंबर वाला किरचॉफ लॉ को तैयार कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए फर्स्ट वाला रूल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल पर आधारित है, और सेकंड वाला रूल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हमारे पास लूप रूल पूछा था तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में टिक मार दिए हैं। करेक्ट है भाई। इस पे एक सवाल ध्यान रखिएगा, सर्किटल प्रॉब्लम में अगर ऐसे दे दिया, इधर 4 एम्पियर का करंट आया, इधर 5 एम्पियर का करंट आया, तो भैया इसमें आप लोग लगा दीजिएगा 9 एम्पियर का करंट यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि जितना आएगा उतना ही जाएगा। ये वाला कहानी है। अगला में देखिएगा, तो फॉर ए कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। किसी कंडक्टर में लिए, तो आप लोग जानते हैं कंडक्टर के केस में हम लोग क्या लगा लेते हैं, कंडक्टर के केस में हम लोग लगा लेते हैं ओम्स लॉ, बाकी किसी केस में हम लोग ओम्स लॉ नहीं लगाते हैं ना। कंडक्टर के केस में हम लोग ओम्स लॉ को लगाते हैं। तो एक ओम्स लॉ के बारे में हम लोगों ने यहां से लिखते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर, जो पूछा ही नहीं है। दिस इज V इक्वल टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है भाई। अब इस ओम्स लॉ को हम लोग स्केलर फॉर्म भी बोलते हैं, तो स्केलर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ मारेगा तो हम V इक्वल टू आई आर में टिक मार देंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म रहे तब, तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है। कैसे होता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये देखिए हम आपको बदलने जा रहे हैं ना देखिए यहाँ से हम लोग कैसे बदलते हैं। ये है ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, इंपॉर्टेंट। इसको हम लोगों ने 4 नंबर में डेरिवेशन के लिए लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ये हम लोगों ने ड्राइव करता है और अभी तुरंत हम ड्राइव करके बगल में दिखा दे रहे हैं आपको। 3-4 लाइन का कैलकुलेशन है, थ्योरी आपका कॉपी में लिखा हुआ है, करेक्ट है। तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई 4 नंबर वाला क्वेश्चन के लिए, जो आपका मीडियम क्लास वाला है 3 या 4 नंबर वाला, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। J इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, या राइट द ओम्स लॉ इन द वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म एंड डिराइव इट। कहेगा वेक्टर के रूप में ओम्स लॉ को लिखो और उसको डिराइव कर दो। स्केलर फॉर्म में V इक्वल टू आई आर होता है। तो देखो यहाँ से G इक्वल टू हम लोगों ने लिख रहे हैं, क्या क्या लिखने जा रहे हैं सोच समझना। V इक्वल टू ये देखिए I है और R का मान होता है रो L बाई ए। R इज इक्वल टू, देखो तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए हमारे पास में आता है। ये देखिए, हाँ सी हमारे पास R इज इक्वल टू रो L बाई ए रख देते हैं यहां से। अब बताओ V बाई L को हम लोगों ने यहां लिख दिया, I को और A को ऐसे कर दिया, और यहां से ये रो को ऐसे लिख दिया। देख लो V इक्वल टू आई आर ही है ना, ये देखिए यहां से हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग देखते चलिए फिर से। आई विल रिपीट। इतना तो देखिए ना, देखते रहो तो इसमें कौन एंट्री मार रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। सी हम लोग को यहां से देखो V इक्वल टू आई आर, तुम लोग को याद रहेगा V इक्वल टू आई आर, ये सबको याद रहेगा। V इक्वल टू आई आर हमारे पास
सबको याद रहेगा। और ये इसी को हम बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं सो देख लो। V इक्वल टू आई आर, आई के आर के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अब ऐसा रख दिए, इसमें नीचे मारा बार बार स्क्रीन पे आ रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक। ये देखिए V बाई एल इक्वल टू आई इंटू रो एल बाई ए। अब हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सजा दे रहे हैं। क्या सजा रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग को E के टर्म में चाहिए, तो V बाई एल हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बाई लेंथ हम लोग कह देते हैं, तो इंटेंसिटी हो जाती है, I बाई ए का J हो जाता है, और ये रो हो गया जिसको रेसिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता। तो ये देखो, तो ये वैल्यू हम लोग को E आ गया, ये वाला J आ गया, और ये वाला हम लोग के वैल्यू में रो है। और रो के बारे में हम लोग ये कह देते हैं कि रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा। याद कीजिए, रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, ध्यान दीजिए, रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा। ये रेसिस्टिविटी है और ये कंडक्टिविटी है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, E इज इक्वल टू J एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा। तो J इज इक्वल टू रो इंटू सिग्मा। दिस इज, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ये वाला। ये 3-4 स्टेप्स आप लोग कैलकुलेशन कर लो, ये क्वेश्चंस आने वाले में से हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में भी हम वो पार्ट को ले रहे हैं, जो सब्जेक्टिव में आएगा तो फट से लिख देंगे। J इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, रो सिग्मा इंटू E, ये कंडक्टिविटी है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ये करंट डेंसिटी है। तो ये आपको प्रूव करने के लिए आएगा, तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको निकाल देंगे। V इक्वल टू आई आर है, इसी का हम लोग फॉर्मेट को ट्रांसफर कर देते हैं। ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। अब J इज इक्वल टू, अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द करंट डेंसिटी, तो हम लोग सब के बारे में जानते हैं। करंट डेंसिटी नथिंग इज, इट इज द करंट पर यूनिट एरिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है, इस चीज को समझो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो ये देखिए, हमको एक छोटा सा वायर लेते हैं। सब जो भी पार्ट रहेगा क्वेश्चन को पढ़ना, और जो भी पार्ट रहेगा उस पार्ट को हम लोग बहुत आसानी से टेकल करेंगे। आपको बताया था कि लेट एल बी द लेंथ, A be the area of cross section, N be the number density, and this is what, ये देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अगर हम लोगों ने ऐसे वोल्टेज लगा दिया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज है, तो इस तरह से अगर ये प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये सब लोग आप लोग जानते हैं। तो हम लोग ये चीज को बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस लंबाई के बराबर ड्रिफ्ट करने में लेट टी अगर टाइम लगा है, इफेक्टिव बात करते हैं, तो हम लोगों ने कह देते हैं टोटल चार्ज। समझना, देयर इज ए, अब छोटा सा हम एक तार का टुकड़ा लिए हैं जिसका लंबाई a है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका लंबाई l है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a है, और जिसमें नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का n लिए हुए हैं, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम की बात किए हुए हैं, और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अगर पोटेंशियल हमने V लगा दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चलता है। ये थोड़ा सा सेटअप ले लेते हैं। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर निकालने के लिए रहा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लिया, ड्रिफ्ट का ही था अपवाह वेग, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से ड्रिफ्ट करता है अपने मेन पोजीशन के आगे पीछे में। तो ये बताओ कि टोटल चार्ज के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो E बी द इलेक्ट्रॉन, N है नंबर डेंसिटी, N से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकल जाएगा। सस्ता में बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। फिर से N है नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर से मल्टीप्लाई, ये चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, तो टोटल चार्ज। फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को छोटका n, अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज। अगर इसमें हम लोगों ने T से डिवाइड कर दिया, यहां से देखिए Q बाई T, तो दिस इज इक्वल टू EN A L बाई T। इस चीज को हम लोगों ने शॉर्ट में लिख दिया I, लिखते चलिएगा शॉर्ट में ना। Q बाई T को हम लोग क्या कह देते हैं, I, और L बाई T को हम लोगों ने क्या कर देंगे भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। तो I इज इक्वल टू, ये देखिएगा, N A E
सजा दिए, एंड दिस इज VD. VD इज इक्वल टू I by NAE एंड दिस VD इज इक्वल टू, जल्दी से आप लोग देखेंगे, I by A को कहते हैं J by NE. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का कैलकुलेशन हो गया एकदम. आप इतना सा जरूर याद रखेंगे ना, GD इज इक्वल टू J by NE या VD इक्वल टू I by NAE. और अगर हम लोग को एरिया के बात कर देगा, रेडियस के साथ रिलेशन पूछेगा तुम लोग को, तो N इंटू E इंटू पाई आर स्क्वायर. ध्यान रखना तुम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली होते हैं ना. अगर ये टिक मार में रहेगा तो ये तुम लोग लगा लेना, एक इंपॉर्टेंट सी बात है. तो चॉइस में रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का स्क्वायर. तो अब आप बताओ कि तार का रेडियस जितना कम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ही हाई होगा. देख रहे हैं ना, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है. तो ये सब कहानी आप लोग फटाफट आप लोग लिख सकते हैं ना. और ये हम पढ़ाया हुआ भी है, बट हम शॉर्ट कैलकुलेशन बता रहे हैं कि ये बॉडी में मिस्टेक नहीं होना चाहिए. मतलब आपका नंबर कितना आगे पीछे लिख लो, मतलब वही है, बाराती कितना बढ़िया सज धज के जाए, दुल्हाई गायब है दुल्हन गायब है तो सब बेकार हो जाता है, सब लाठी मार के भगा देगा, आपको खाना पीना कुछ नहीं खिलाएगा. तो आपको ये वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये आपको बॉडी होना चाहिए कॉपी में. दाएं बाएं थोड़ा सा कम भी लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि हाँ भैया इसका, ये देखिए पिक्टोग्राफ कहते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, फोटोग्राफ बना करके अगर हम दिखा दिए हुए हैं तो एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि अगर ये फोटो लिखा हुआ है तो उसको पता है तभी तो ये बनाया हुआ है ना. थोड़ा सा कम भी लैंग्वेज रहेगा तो फुल मार्क्स मिलने वाला है, बट ये बॉडी को आप गायब नहीं करेंगे. ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का तरीका. एक दूसरा भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का तरीका जो आपको हमने कॉपी में बनाया हुआ है, अगर उस टाइप से पूछ लिया तो हम लोग उसके बारे में भी यहीं पे पढ़ा देते हैं. ठीक है ना. तो हम लोग को क्वेश्चन से रिलेटेड जो था दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हम लोग कह देते हैं कि भाई यहाँ से अगर पोटेंशियल लगाए हैं तो वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल विद द लेंथ, दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल हाई एंड दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल लो. तो वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल को V by L को हम लोगों ने कह देते हैं क्या, E. वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल विद द लेंथ को हम लोग अप्लाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं. तो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन E इंटू ई हो जाएगा भाई. फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन Q इंटू ई को हम लोग फोर्स कहते हैं चार्ज पर. तो यहाँ पर चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा लगेगा, E इंटू ई. अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन का मास अगर m है तो एक्सेलरेशन a डेवलप हो गया, दिस इज E इंटू ई. तो एक्सेलरेशन कितना डेवलप हो गया, E बाई m. करेक्ट है. अब यहाँ से देखिए कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चला, ठीक है, जाया दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो पहला वाला रुक जाएगा और दूसरा वाला वही स्पीड से चलना शुरू कर देगा. ध्यान रखिए कोलिजन बराबर मास में होता है तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाते हैं. लेकिन यहाँ से चला, हाई स्पीड अटेन किया और रुक गया, फिर भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन वाला, E इंटू ई. अब वो फोर्स के कारण कोई भी रुका हुआ चीज फिर से एक्सेलरेट करेगा तो चलना शुरू करेगा. तो दो कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है ना इलेक्ट्रॉन का, उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं. टाइम टेकन ये बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू कोलिजन्स, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्स टू रिलैक्स, रुका हुआ कंडीशन से एक्सेलरेट किया, जाकर टकराया, फिर तत्काल ढंग से रुक गया, इंस्टेंटेनियस रुक गया, फिर वहां से एक्सेलरेट किया. तो रिलैक्स टू रिलैक्स कंडीशन में जितना समय लगेगा उसी को हम लोग कह देते हैं रिलैक्सेशन टाइम. तो रिलैक्सेशन टाइम दो कोलिजन के बीच में लगने वाला समय को कहते हैं. तो भाई वेलोसिटी कहां से, जीरो से मैक्सिमम अटेन किया, तो हम लोग सब जानते हैं एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है. तो VD इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू टाउ. ये t को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं ना. तो VD इज इक्वल टू हमारे पास ये देखिएगा E बाई m इंटू टाउ. ये भी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है. दिस इज 1 नंबर एंड दिस इज 2 नंबर. ये देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको इस तरह से पूछे या इस तरह से पूछे, आपके पास क्लियर है. ठीक है भाई. 0 इज द इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ देखिए आप लोग सब जानते हैं ना, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है. ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, v इक्वल टू u प्लस at, सब लोग पढ़े हुए हैं. v इक्वल टू u प्लस at होता है. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0. दिस इज फाइनल वेलोसिटी. vd इज इक्वल टू u प्लस at.
दो कोलिजन के बीच रिलैक्स टू रिलैक्स कंडीशन में गया हुआ है, और इसी दोनों को 1 नंबर और 2 नंबर को इक्वेट किए थे तो ओम्स लॉ डेराइव कर दिए हुए थे, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एंड 2 से आप लोग खुद से आज इसको तैयार कर लेंगे, हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नेक्स्ट डे ना। हम आपको हिंट्स दे दिए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी साइड से भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी साइड से भी, ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये वाला देखिए J इक्वल टू सिग्मा इंटू ए ड्राइव हो जाएगा, V इक्वल टू आई ड्राइव होगा, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए VVI है। आप इसको लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए, नेक्स्ट डे हम लोग रखेंगे तो हम लिखते चले जाएंगे, आप लोग मिलाते चले जाइएगा, मतलब 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको आपको कैलकुलेशन करने में, अगर आपका स्पीड अच्छा है तो एकदम परफेक्ट कॉपी लिखाने वाले हैं। तो VD यहां से भी लिखेंगे, VD यहां से लिखेंगे, इक्वेट कर देंगे और हमको ओम्स लॉ अरेंज कर लेते हैं, तो V इक्वल टू IR। आई थिंक सो कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगला दिन का टास्क आपको रहेगा कि J इक्वल टू सिग्मा इंटू E या V इक्वल टू IR लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कैसे तैयारी करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर जैसे ही आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और करंट डेंसिटी कॉन्सेप्ट, देन आई हैव एक्सप्लेन्ड। आई थिंक सो इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस नो, जल्दी से थम्स अप मार दीजिए, जनार्दन जी बैठे हुए हैं हमको बता देंगे। हाँ जी, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये अगर पॉइंट क्लियर हो गया है तो अब आइए अभी समझ में आया प्रभात दमंग जी कि हाँ अभी क्या हो रहा है। सो हाँ, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे, एक्सप्लेनेशन। अब हमारे पास है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी कहीं से आ गया, लॉन्ग को शॉर्ट में डाल दिया, शॉर्ट को लॉन्ग में डाल दिया। हम लोग इतना थॉरो पढ़े हैं कि हम लोग सबको लिख सकते हैं, और इसमें आपको एरर नहीं होना है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, और नहीं भी होगा। और मैथमेटिक्स में भी मैं लग रहा हूँ, और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आज के बाद से हम चैनल पे कल वाला क्लास भी, आज वाला क्लास भी, और कुछ मैथमेटिक्स में सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम चैनल पे डालते जा रहे हैं। उसको पढ़ो भी और शेयर भी करो, क्योंकि इतना क्लियर कट बता दे रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़े हुए हैं उसको भी ये लाभान्वित हो जाए। जस्ट शेयर दिस वन सो दैट योर स्टूडेंट्स, योर सर्कल्स, योर फ्रेंड्स कैन गेट बेनिफिट। एंड टारगेट ये है कि यहाँ का रिजल्ट बेहतर हो जाए, आप लोग को बेहतर होना है, और आप लोग को स्टेट लेवल में जाना है, ये बेहतर करना है। आप लोग फर्स्ट डिवीजन के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, डिजिटल डेडिकेटेड, डिजिटल डेडिकेटेड में जैसे यूट्यूब पे चलेगा, कल से सब डाल रहे हैं और आज भी सब डाल देंगे। तो आप लोग डिजिटल डेडिकेटेड पे सारे लोग करें, फ्रेंड को भी शेयर कर दें, और बाकी लोग को भी बोलिए कि भाई वो आगे भी शेयर कर दो, उसमें कोई पैसा तो लगना नहीं है। और हम मैक्सिमम वीडियो अभी 10-15 दिन में डाल देंगे, A to Z 4 बार कम से कम पढ़ा दूंगा ना, इंपॉर्टेंट चीज को। और यही हम लोग हाथ से जैसे लिख रहे हैं, आपका भी ये 30 सेकंड में कैलकुलेशन का अंदाज हो जाना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं मेक द रे डायग्राम, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कर दो और रफली कैलकुलेशन करो, फटाफट हो जाएगा ना। न तो परीक्षा में चिल्लाइएगा कैसे बनी, पढ़ाई बिना सवालिया कैसे बनी, ये वाला लफड़ा हो जाएगा। इसलिए आप कैसे बनी वाला नहीं, फटाफट रट लीजिए ऐसे बनी ना। आइए यहाँ से तो हम लोग आते हैं, ये लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड at a point at a distance r from the current element is proportional to। सब लोग का आंसर आ जाना चाहिए भैया। ये तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट एनी पॉइंट वी कैलकुलेट बाय द लॉ ऑफ बायोट-सावर्ट, करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी बिंदु पर किसी तरह के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण निकालते हैं तो वो बायोट-सावर्ट लॉ है। एंड हम लोग B इज इक्वल टू लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसीलिए आपके पास चॉइस हो गया ये वाला, करेक्ट है भाई। बी इज, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, आया ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बदल सकता है, बदलेगा तो क्या बदलेगा इस चीज को देखिए। आपके पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी दे दिया, आपको वेक्टर फॉर्म में अगर लिख दिया बायोट-सावर्ट का लॉ और 4 चॉइस में, तो स्क्वायर वाला नहीं, क्यूब वाला रूल लागू होता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको, ये देखिए b इन द वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस ऑफ r बाई r क्यूब, करेक्ट है भाई। ये देखिएगा तो b वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो आर क्यू वाला पे टिक मारिएगा, स्केलर फॉर्म में रहेगा तो स्क्वायर वाला में टिक मारिएगा। लोचा मत करके आना है कि सर तो स्क्वायर वाला बोले थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, स्केलर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो क्यूब के फॉर्म में रहेगा।
और यहाँ आई डी एल क्रॉस आर है, इसको तोड़ेंगे तो आई डी एल आर और साइन थीटा आएगा, आर ऊपर से कट के स्क्वायर वाला में आ जाता है। तो ये स्केलर फॉर्म में है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में। आई थिंक सो इट इज क्लियर। ओके, और यहीं पर आप लॉन्ग क्वेश्चन में आप तैयार कर ले, हम लिखते जा रहे हैं भाई। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग तैयार कर दें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट करिंग लूप। किसी लूप में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण लूप के एक्सिस के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान निकालना है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट करिंग लूप। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए VBI है। इसका रिजल्ट याद है ना, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये वाला ड्राइव करने के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ से, ये रिंग है और रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पे अगर हम लोग को यहाँ पर निकालना है इंटेंसिटी का मान, तो हम लोग ये लिखते हैं E इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये वाला डेरिवेशन जरूर लिख लीजिएगा। ये वाला a है, ये वाला x है और ये वाला a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाले हुए थे, ये आपको 30 सेकंड तक होना चाहिए। आप लोग इसको तैयार करेंगे, नेक्स्ट डे हम फिर से इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और मेरे साथ जितना देर में मैं लिखूं उतना देर में आप लोग लिख करके और पूछे कै बार लिखे हैं तो कै बार खाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट करिंग लूप के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछेगा सर कै बार लिखे, तो कै बार खाते हैं, बार बार लिखो, 1000 बार लिखो। ये लिखने का चीज है, समझ रहे हैं ना, तभी आपका परफेक्ट आएगा और स्पीड बहुत बढ़िया रहेगा और कॉपी पे पेन नहीं चलेगा। और कॉपी में जब दाग कहीं नहीं लगता है ना तो एग्जामिनर ऐसे ही समझ जाता है, ओ इसको पूरा फंडा क्लियर है, इसको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो ऐसे आगे बढ़ाते एफ करते चला जाता है, नंबर बैठा देता है। जहाँ काट पीट हुआ तो बात वही है कि व्हाइट शर्ट बढ़िया पहन करके स्याही छिड़क कर निकल जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। वैसा ही ये कॉपी भी लगने लगता है। तो बात तो समझ रहे हैं ना कि हमको कितना प्रेजेंटेशन करना है। जो कह रहे हैं उसे समझ ही रहे हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम समझा देंगे, एक आध दिन बोलेबे करेंगे ना, सब कसर निकाल लेंगे विदा करते करते, ठीक है। पहले हम परफेक्ट तैयारी दूरे से करा लेते हैं, ताकि उस दिन जब हम पूछे खड़ा करेंगे ना 30 सेकंड में, जिस तरह से बॉल फेंकते हैं वॉल पर ना, रिटर्न होकर तुरंत आ जाता है, हम आपको क्वेश्चन फेंक के रिटर्न मेरे पास आ जाना चाहिए। ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका हो जाना चाहिए। इफ आई एम स्टैंडिंग, व्हाई नॉट यू पीपल, यू सिट एंड स्लो। आप क्या घंटा मेहनत करते हो, उससे ज्यादा तो यार अभी मैं ही मेहनत कर देता हूँ, ठीक है। सारा वीडियो बनाने में, सारा एडिट करने में, सारा मटेरियल डालने में, तो तुम लोग घोटो ना, सारा परोस दिया है खाना, अंदर डाइजेस्ट करो, एग्जाम में वोमिट मार देना पटापट एकदम ढंग से, और आपका कहानी बन जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को दिक्कत भी होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ हम लोग तैयार कर ले, व्हाट इज बायोट-सावर्त लॉ। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या तैयार किया भैया, बायोट-सावर्त का नियम क्या है, ये आपको लॉन्ग के लिए तैयारी करना है। हो सकता है शॉर्ट में भी डाल दे, लेकिन तैयार करना है लॉन्ग के लिए। बायोट-सावर्त लॉ क्या है, इस बायोट-सावर्त लॉ के स्केलर वेक्टर फॉर्म अगर पूछ दिया तो टोटल बात को छापिए, क्योंकि आपको सबसे लीड लेना है, टॉपर बनना है। इसलिए आपको कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है कि सर ये भी लिख दें, अरे सब आता है, स्पीड अच्छा है, ये कैलकुलेशन में डाउट है या नहीं, तो फटफट छापो ना। किसी को ये मौका मत दो कि ये वाला नहीं लिखा तो इसमें थोड़ा सा नंबर 1 काट लें, आधा काट लें। आपको नहीं कटने पे काम करना है, ठीक है। लिखने के लिए तो सब लिखोगे। साथ में दूसरा पार्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि करंट करिंग लूप के एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये वाला। और जिसको सेफ्टी जोन हम लोग कहते हैं कि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण 2 मेथड से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एक एम्पियर्स रूल से और दूसरा हम लोग निकालते हैं कौन सा, एम्पियर्स रूल से भी निकालते हैं। अगर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एम्पियर्स के नियम से, और एक हम लोग को बायोट-सावर्त के नियम से निकालता है। तो ये एम्पियर्स वाला तैयार रखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन के लिए, और इसको लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा तो एम्पियर्स वाला रहेगा। एम्पियर्स के नियम से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में, और व्हाट इज एम्पियर्स, व्हाट इज बायोट-सावर्त लॉ, और उसके इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण अगर हम लोग को पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन का है, एक बायोट-सावर्त का नियम क्या है फर्स्ट, सेकंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट करिंग लूप। ये इंपॉर्टेंट सबसे है,
इसका टेल में ये है कि अगर लूप की जगह पे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर दे दिया तो हम कैसे निकालेंगे, इसलिए तैयारी रखना है टॉपर लोग की, इसकी तैयारी होनी भी चाहिए। और ये टॉपिक कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका फंडा क्लियर रखिएगा, आपको कॉपी में लिखा हुआ भी है। हम कल इसका नेक्स्ट डे का कैलकुलेशन में भी टोटल हम आपको फटाफट कैलकुलेशन करके दिखा देंगे ना। हाँ, लेकिन 3 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या है कि आपसे कहा जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द एम्पियर्स रूल find the magnetic field at any point due to current carrying wire of infinite length, करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंगे। ये 3 नंबर वाला के लिए लिख दिए एम्पियर्स का रूल क्या है, और उस रूल का यूज करते हुए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर अगर करंट कैरिंग है तो उसके कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये एम्पियर्स का है। और एम्पियर्स का एक और भी यूजेज क्या है, तो सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आपको एम्पियर्स लॉ का यूज करते हुए तैयार करना है। फिर से एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड एम्पियर्स का नियम क्या है, पहला बात। दूसरा है इनफिनिटली लॉन्ग वायर रहेगा तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे एम्पियर्स के रूल से, तो एम्पियर्स बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट वाला आई का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर हम लोग कह देंगे अगर सोलेनॉइड दिया हुआ है तो सोलेनॉइड के इनसाइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किससे, एम्पियर्स रूल से। ये रूल को तैयार कर लेना है, राइट। लिखा हुआ भी है, हम लिखाए हुए भी है, आपको जस्ट पढ़ के रेडी रखना है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसका डिस्कशन सब करेंगे भी, ताकि बहुत आसानी से आगे बढ़े। प्रेरण गुणांक का मात्रक, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, हमको लगता है कि आप लोग सबको पता है, हम लोग कल भी काम किए हुए थे। दिस इज हेनरी, दिस इज फोर्स, वेबर को हम लोग कहते हैं फ्लक्स, एंड ओम को कहते हैं रेसिस्टेंस। वेबर किसका मात्रक है भैया, फ्लक्स का लिए ना। In a step-up transformer, the number of turn in the primary and secondary coils are respectively. Step-up transformer में पढ़े हैं ना, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे कि हम लोग वोल्टेज और करंट में चेंज करते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट को डाउन कर लेते हैं, और वोल्टेज घटा दिया तो करंट को अप कर लेते हैं, और वाइस वर्सा ये काम कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के आधार पे काम करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। और यहां से हम लोग ये कह देंगे कि अगर सेकेंडरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो हमारे पास ये वाला वैल्यू होना चाहिए N2 ग्रेटर देन N1, ये चॉइस में नहीं है तो हमारे पास उलट करके लिख देंगे। ये देखिए N2 ग्रेटर देन N1, तो यूं कह देंगे N1 लेस देन N2, ये देखिए, तो इसका मतलब चॉइस आपको मैच कर गया है, N1 लेस देन N2। घुमा कर पूछा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए आप लोग को बारे में क्या है, हमारा होना चाहिए था N2 ग्रेटर देन N1, सेकेंडरी टर्मिनल पर का नंबर ऑफ कॉइल्स का मान प्राइमरी टर्मिनल्स पर के नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल से बड़ा होते हैं। तो अगर ऐसा नहीं लिया तो हम लोग ये कहते हैं सेकेंडरी पर नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल ग्रेटर होता है प्राइमरी के रेस्पेक्ट में, उलट के कह देंगे प्राइमरी वाला छोटा होता है सेकेंडरी से, तो number of turn at the primary terminal is less than the number of turn at the secondary terminal। तो हमारा चॉइस ये हो गया। घुमा के पूछा हुआ N2 ग्रेटर देन N1 है, उलट के पूछेगा N1 लेस देन N2 है। तारों का टिमटिमाना निम्न में से किसके कारण से होता है, तारों का, द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स आपको पता है ना कि लाइट जो लाइट रेज है दैट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ, but due to the variation of the medium density or refractive index, if light will start from the star, that will not reach us to directly, rather it will bend at the different position। So bending of the light from its original path, जब कभी अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो टिमटिमाने का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाती और लाइट हम लोग को सीधे पहुंचता, लेकिन मीडियम का डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है तो लाइट अपना रास्ता भी बदलते रह रहा है, और ये इसके रास्ता बदलने के कारण हमारे पास रास्ता बदलना या बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ये फिनोमेना जो होता है इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ना। रिफ्रैक्शन इट हैपेंस ड्यू टू द डिफरेंट refractive index of the medium, it happens due to the different refractive index of the medium, different medium का refractive index अलग अलग होते हैं, राइट। इसी के कारण से हम लोग को ये रिफ्रैक्शन होते हैं। रिफ्लेक्शन को हम लोग सब जानते हैं, रिटर्निंग ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्लेन मिरर है या कोनो मिरर है या TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये सब में लाइट जिस मीडियम से जाता है उसी मीडियम में वापस आते हैं, या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो या TIR हो। तो परावर्तन की बात हो गई है।
यहां से देखिएगा इंटरफेरेंस क्या होता है, दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू कोहेरेंट वेव्स, इंपॉर्टेंट बात कोहेरेंट आ गया। तो कोहेरेंट अगर पूछेगा तो दो वेव्स का फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए, दो वेव्स का क्या मैच करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए, दोनों का फेज जीरो हो या फेज कांस्टेंट हो, टाइम के साथ पोजीशन के साथ, एम्पलीट्यूड बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पहला वाला स्ट्रिक्ट है, फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए कोहेरेंट के लिए। दूसरा वाला बात में करें फेज जीरो हो भी या फेज का डिफरेंस कांस्टेंट हो। तीसरा वाला एम्पलीट्यूड बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इस तरह के दो, टू और मोर देन टू वेव्स किसी पॉइंट पे मिलेंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी निकलती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को ही हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस it is the superposition of the two or more than two coherent waves meeting at a point. Superposition मतलब meet करना होता है। It is the superposition of the two or more than two coherent waves. दो coherent waves या दो से अधिक कोहेरेंट वेव्स किसी बिंदु पर मिलते हैं तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि कहीं पर बहुत ज्यादा एनर्जी, कहीं पर कम एनर्जी। जहां पर एकदम कम एनर्जी हो जाता है उसको डार्क, और बहुत ज्यादा होता है उसको हम लोग ब्राइट फ्रिंज पैटर्न बोलते हैं। तो एनर्जी पैटर्न को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रिंज पैटर्न या इंटरफेरेंस है। आपके पास बोलेगा कि साबुन का बुलबुला जो आपका कलर दिखता है, या अगर ऑयल है, तेल है, जिसको अगर पानी में गिर गया तो वहां पर आप देखिए कलर पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाती है। ये सब इंटरफेरेंस का कहानी है ना, इंटरफेरेंस के आधार पर होते हैं। साथ में विवर्तन, जिसको डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट हम लोग बोलते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट भी बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो रिफ्रैक्शन से कैसे अंतर हो गया, ये कहीं शार्प एज पे पड़ेगा तब, या नैरो स्लिट के थ्रू लाइट पास करेगा तब। नैरो स्लिट, स्लिट का ऑर्डर वेवलेंथ ऑफ द लाइट का होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, तब लाइट जो हो जाता है ना वो अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंड कर जाते हैं, जिसको कि हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं ना, डिफ्रैक्शन कहते हैं। और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अपने रास्ते से भटक जाती है, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। दोनों बेंडिंग ऑफ द लाइट होता है, बट बेंडिंग का जो फिनोमेना होता है, एक मीडियम में चेंज के कारण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज के कारण, और दूसरा हम लोग कहते हैं कि लाइट का इंट्रैक्शन हुआ, जो इंट्रैक्शन होने वाला जो सरफेस है वो बहुत शार्प है, या उसका जो नैरो स्लिट है वो स्लिट का ऑर्डर वेवलेंथ के ऑर्डर में है। वेवलेंथ से बड़ा वाला ऑर्डर अगर हो जाता है तो वहां पर डिफ्रैक्शन नहीं होते हैं। तो ये सब कहानी है, थोड़ा थोड़ा हम लोग चल गए। ये आगे आ जाइए हम लोग। A thin prism of refractive angle 8 degree produces a deviation of 4 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, आपके लिए फॉर्मूला ये है, और प्रिज्म के बारे में टोटल लंबा क्वेश्चन तैयार कर लेना है। व्हाट इज प्रिज्म फॉर्मूला, और इसके बारे में हम एकदम धाकर नेक्स्ट डे आपको दिखाऊंगा। पूरा एक्सपेरिमेंटल जो एक्टिविटीज आप देखे हुए हैं सो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। कौन वाला लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, mu इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ये वाला चीज आप लोग को तैयार पूरा करना है। हाउ इज दैट, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं। और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव एंगल, ये मिनिमम डेविएशन का केस है। और यही जब 3 हो जाता है तब ये रूल आपको यहाँ लिखा हुआ है, इसी से हम लोग इसको ड्राइव करते हैं जी। ये ड्राइव करते हैं डेल्टा, दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ए प्रिज्म का एंगल है, दिस मिनिमम डेविएशन है। तो देखिएगा लिखा हुआ है प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल। प्रिज्म अगर हम लोग लेते हैं तो प्रिज्म के लिए ये वाला जो बात आ जाती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल ना, और डेविएशन, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल। लगाओ फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला में हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अपवर्तन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 8 प्रोड्यूसेस अ डेविएशन ऑफ 4। चलो भैया डेविएशन है 4 का, और ये है म्यू माइनस 1 एंड ये है हमारे पास 8, तो है 4 बाई 8, दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, दिस इज हमारे पास है 1 बाई 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 3 बाई 2। वैल्यू ये ग्लास है एंड दिस वैल्यू इज हाउ मच, 1.5, करेक्ट। 1.5 इधर ले आते हैं। देखिए जल्दी से आप लोग इसको बना लीजिए, और इसमें तैयार क्या करना है, तो मिनिमम डेविएशन का कंडीशन अगर आपसे पूछ देगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय द प्रिज्म, तो आप लोग लिखेंगे इंसिडेंट रेज
एंगल ऑफ इंसिडेंस बट मस्ट बी द एंगल ऑफ इमरजेंट, और साथ में R1 इज इक्वल टू R2, एंड ये कह देंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, अगर A होता है तो R1 बराबर R2 बराबर A/2 होगा। इतना चीज को आप जानिए, ठीक है ना। इमरजेंट रे जो आपके पास है और इंसिडेंट रे है वो बराबर होंगे, R1 बराबर R2 होगा रिफ्रैक्शन का कोण। ये कंडीशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन है। अगर प्रिज्म से कह दिया प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन कब होगा, तो हम लोग I इक्वल टू A। नेक्स्ट डे इसका एनिमेशन के साथ हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में क्या देखते हैं, लाइट देते हैं तो क्या देखते हैं। उसके बाद हम टोटल कैलकुलेशन ब्रीफ में एकदम फटाफट निकाल देंगे। आप लोग इसको तैयार करके रहना। प्रिज्म फार्मूला हमने कॉपी में काफी डिटेल्स लिखाया हुआ है, नेक्स्ट पूरे कैलकुलेशन पे हम लोग इसको देखेंगे। एक बार पढ़ के रहिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमारा कैलकुलेशन क्या करना है ना, ठीक है। मिनिमम का कंडीशन है और ये आपको प्रूफ करने के लिए पूछता है डेविएशन। ये देखिए याद आया होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू E एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा M। ये वाला ग्राफ पूछता है कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ द डेविएशन विद द वेरिएशन ऑफ द डेविएशन विद द किसके साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इमरजेंट। तो मिनिमम डेविएशन कहाँ पे होता है, I बराबर E होते हैं तब, और I बराबर E जहां होता है वहां R1 बराबर R2 हो जाते हैं। और हम लोग सब प्रिज्म में पढ़े R1 प्लस R2 बराबर A, एंगल ऑफ द प्रिज्म के बराबर होता है, और ये दोनों बराबर है तो R1 इक्वल टू R2 बराबर A/2। ये सब चॉइस में हो जाएगा। इसी का स्पेशल केस कह देंगे। अगर तीन प्रिज्म होगा तो हम लोग सब जानते हैं साइन A/2 इज नियरली इक्वल टू A/2। बोलो ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रिज्म अगर 3 होगा तो A का मान क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और A/2 और छोटा होगा, और साइन का बहुत छोटा एंगल के बराबर वैल्यू होता है, बस हमारा सारा काम हो जाता है ना। तो ये वाला कंडीशन आपको डाला हुआ है। जस्ट रीड दिस क्वेश्चंस फॉर द लॉन्ग प्रिज्म के बारे में टोटल आपको कॉपी में लिखाए हुए हैं, एक बार पढ़िएगा। नेक्स्ट डे हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जवाब आना चाहिए कि हाँ ये तो फटाफट हो रहा है, हमको 3 मिनट से ज्यादा कैलकुलेशन करने में नहीं लगना चाहिए, आपका स्पीड ये होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं। ये तो हम लोग देख लिया कि प्रिज्म का लंबा क्वेश्चन भी हमको तैयार करना है, हमने लिखाए हुए हैं। नेक्स्ट डिस्कशन भी इसका हम लोग करेंगे, इसका हम सब कैलकुलेशन भी करके दिखा देंगे, राइट। बट आप लोग एक बार इसको अपने से तैयार करके फोटोग्राफ में फोटो खींच करके, कि जब हम कॉपी बनाए तो मेरा हाथ कहाँ फंसेगा नोट लिखने में, अगर वो पॉइंट क्लियर है तो मेरे साथ वो वाला पॉइंट को आप शेयर कर लीजिए, एकदम फटाफट आपका हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, two light sources are coherent when they produce wave of। चलो भैया यहां से हम लोग क्या कह रहा है, समान तरंगदैर्घ्य और नियत कलांतर हो। यहाँ फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं कह दिया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं कह दिया तो वेवलेंथ सेम कह दिया, और हम लोग कहते हैं C बराबर न्यू लैम्डा होता है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। अगर ये सेम हो गया और ये वाला कांस्टेंट रहेगा और ये कांस्टेंट रह जाएगा तो न्यू का मान हम लोग को होता है C/लैम्डा। तो दिस इज कांस्टेंट, मतलब सेम हो गया। अगर दो वेव है दोनों का वेवलेंथ बराबर है तो उसका फ्रीक्वेंसी भी बराबर है। तो कोहेरेंट होने के लिए हमने बोला था फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए तो वेवलेंथ भी बराबर होना चाहिए। तो हम लोग समान तरंगदैर्घ्य और नियत कालांतर, इक्वल वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और पोजीशन, या फेज डिफरेंस का मान 0 होना चाहिए, तो हमारे पास ये दो लाइट सोर्स कोहेरेंट कहलाएंगे। तो ये आपके पास हो गया। आई थिंक सो कि ये आपको, अगर आपसे पूछ दिया शॉर्ट वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ द लाइट, तो हम लोग कहते हैं टू और मोर देन टू वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट, या दो या दो से अधिक वेव्स को हम लोग कोहेरेंट कहेंगे ना। कब, जब दोनों का आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य बराबर हो, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बराबर हो, ठीक है, साथ में दोनों का फेज डिफरेंस 0 हो या फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। इतना बात को आपको लिख देना है। हमारा शॉर्ट वाला क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर वाला बड़ी आराम से निकल जाएंगे, ठीक है भाई। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना शोज द लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। कल हमने बताया था एक स्पेशल कैरेक्टर है लाइट का, जो लाइट ही शो करता है, लाइट वेव ही शो करता है, साउंड वेव शो नहीं करता है। और उसके बारे में बोले थे पोलराइजेशन इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द लाइट वेव्स
ना। डिफ्रैक्शन साउंड भी शो करता है, लाइट भी शो करता है। रिफ्रैक्शन साउंड भी शो करता है, लाइट भी शो करता है। इंटरफेरेंस साउंड भी शो करता है, लाइट भी शो करता है। बट पोलराइजेशन जो है हमारे पास सी वाला जो है, ये सिर्फ एंड सिर्फ इट इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द लाइट ना। तो आप इसको रखिएगा। और अगर आपसे एक लाइन में हमको लगता है द पोलराइजेशन हटा दिया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन साइडेडनेस, एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन साइडेडनेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। हम आपको समझाया भी है क्लास में कि आप लोग सारे स्टूडेंट अगर बैठे रहते हैं, अगर आपका पास कोई अगल बगल टीचर नहीं है तो सबका मुंह कान जने तने है, मतलब सिमेट्रिकली ऑल डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में आप लोग नहीं है। बट एज सून एज समवन विल come in front of the board, what happens, all of you turn towards the board। मतलब हम लोग को पोलराइजेशन है सिलेबस में, तो एक लाइन में जान लीजिए कि पोलराइजेशन क्या है। हो सकता है इसमें ब्रूस्टर्स और मेलस लॉ के बारे में, ब्रूस्टर्स लॉ के बारे में पूछेगा तो हम ब्रूस्टर्स लॉ भी आपको बोल देते हैं ना। और इसको तो आप लोग भी तैयार के लिए ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ आपको किताब में लिखता है। ब्रूस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं कि जब कोई लाइट आती है सिमेट्रिकली और मीडियम जहां रिफ्रैक्शन होता है तो दो पार्ट हो जाएगा। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। तो सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए अगर लाइट जो रिफ्लेक्ट होगा एक डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो जाएगा तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल, और इस फिनोमेना को कहते हैं पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन प्रोसेस। हम नेक्स्ट डे इसके बारे में बोलेंगे। अभी आप लोग ये समझिए अगर पोलराइजेशन है तो हम इसका डिटेल्स कर देंगे। फिलहाल इतने जानिए पोलराइजेशन इट इज द physical phenomena in which light acquires the property of one sidedness। एक डायरेक्शन में लाइट जो ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब अगर कोई बल्ब को जला दीजिएगा तो 3 डायमेंशन में चारों तरफ लाइट है, लेकिन अगर वो लाइट एक डायरेक्शन में फिक्स हो जाए ऑसिलेशन उसका, तो उसको हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। ऐसा कब होगा तो आप समझिएगा एक डब्बा ले लीजिए, एकदम चारों तरफ से पैक एकदम बंद है, और अगर उसके अंदर हम लाइट जला देंगे तो लाइट उससे नहीं निकलेगा, ये तो तय है, ठीक है, कोई लाइट नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे हम एक कट मार देंगे पतला सा ब्लेड से, तो जहां हम कट मारेंगे वर्टिकली इस तरह से कट मार दिए तो लाइट सिर्फ इस डायरेक्शन में निकलेगा, बाकी वाला लाइट रुक जाएगा। तो एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन साइडेडनेस ऑफ द लाइट इज कॉल्ड व्हाट, पोलराइजेशन। ये हमारा कैरेक्टर है, लाइट का स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। और पोलराइजेशन का तरीका में एक ब्रूस्टर्स दिया हुआ है, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट बाय द रिफ्लेक्शन प्रोसेस, उसके बारे में हम लोग ले लेंगे अगला दिन। इसको आप लोग लिख के भी रखिए, ब्रूस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। हाँ चलिए इस समय से बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं। आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो आइंस्टीन इक्वेशन देखिए, हमने आपको बताया था कि लाइट जो फोटो इलेक्ट्रॉन फोटोन्स का आते हैं, वो लाइट जो है दो पार्ट में यूज होता है। इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में किसी सरफेस, किसी मेटालिक सरफेस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में जितना एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, जिसको लिख दिया हुआ है ये देखिए पाई जीरो से, और जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो जो एनर्जी आया, जो एनर्जी आया यह वाला फोटोन का एनर्जी है, यह वाला वर्क फंक्शन है, कार्य। वर्क फंक्शन का मतलब ये हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई, वर्क फंक्शन इसको हम लोग बोल देते हैं। और वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो लाइट का एनर्जी होगा, रेडिएशन का एनर्जी होगा वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको कहते हैं, थ्रेशोल्ड मतलब क्रिटिकल एनर्जी उसको आप कह सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी इंग्लिश में एग्जैक्टली बोलता है मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल जाए, उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड बोलते हैं। उससे ज्यादा का एनर्जी अगर दे दीजिएगा तो निकलेगा और साथ में दौड़ेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल हो गया। जो एनर्जी आया फोटोन का वो दो पार्ट में यूज होगा, एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने में। दौड़ाने मतलब काइनेटिक एनर्जी, फ्री करने का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बदले में जो फ्रीक्वेंसी का परिभाषा देंगे उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसी करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे का अगर कोई फ्रीक्वेंसी रहेगा तो लाइट ये उस फोटोन से इलेक्ट्रॉन सरफेस से नहीं निकलेगा। तो आप इस चीज को समझिए कि यह वाला को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, सब चीज सेम है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसके लिए भी फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे 12400 बाई लैम्डा एंगस्ट्रम।
ठीक है भाई, ये कहाँ से चल जाता है भाई? हाँ, कट डिलीट दिस 12400 by लैम्ब्डा एंगस्ट्रम, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का मान निकलेगा भाई, ये वाला जो फॉर्मूला आते हैं हम आपको बता रखे हैं, जहां बताना होगा तहां थ्रेशोल्ड अगर आपके पास एनर्जी निकालना है तब भी 12400 वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा, और लैम्ब्डा एंगस्ट्रम के लिए तो हमको लगता है कि बड़ी आराम से आपका ये कहानी निकल जाएंगे। ये देखिएगा 1 बेक्वेरल समतुल्य है। अब आ जाओ बेक्वेरल, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी के यूनिट के बारे में बात कर देते हैं, तो 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीके पर सेकेंड, इसको कहते हैं डीपीएस। डीपीएस डीके पर सेकेंड, तो 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, तो उसको हम लोग क्यूरी कहते हैं। क्यूरी ना, इसका क्या नाम बोलते हैं भैया? क्यूरी। क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम पर है, ये भी रेडियो एक्टिव का यूनिट है। हमारे पास ये कहते हैं 1 × 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को हम लोग बेक्वेरल कह देते हैं ना, तो दिस इज 10⁶ 1 बेक्वेरल, ये वाला वैल्यू है भाई 1 डीके पर सेकंड, और 10⁶ डिसइंटीग्रेशन, इसका मान बेक्वेरल है। बेक्वेरल इज द यूनिट, हमको लगता है कि ये है आपके पास 1 डीके पर सेकंड, और ये रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड रदरफोर्ड है। एंड ये वाला जो हमारे पास है ये 1 डिसइंटीग्रेशन, इसको हटा देते हैं। ठीक है भाई, एक मिनट, जस्ट फ्रेश आ रहा है ना, होल्ड कराइएगा। आ रहा है, ठीक।
देखो भाई, हम लोगों ने यहां से इसका इंटेंसिटी बढ़ाया क्या? फ्लक्चुएशन कम हुआ है ना। चलिए, यहां से हम लोग ये देख रहे थे, यस, 1 बेक्वेरल है इक्विवेलेंट टू। तो पहला देखिएगा, पहला भी यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का ही, उसका नाम है क्यूरी, जिसका वैल्यू होता है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अगला वाला पॉइंट को हमने लिखा हुआ है 1 डीके पर सेकेंड, इसी को हम लोगों ने नाम लिखा हुआ है बीक्यू, बेक्वेरल। इसी का नाम है बीक्यू, बेक्वेरल। आंसर आपका ये है। अगला है 10 टू द पावर 6 डीके पर सेकेंड, इसको कहते हैं रदरफोर्ड। आप याद कीजिए, 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 बेक्वेरल। करेक्ट है, 10 टू द पावर 6 बेक्वेरल। अगर ऐसे मान रहेगा तो आप इस तरह से कर देंगे। ठीक है भाई, तो यहां से क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगा जो आपको धोखा खा सकते हैं ना। इस वाला लाइट को वाला ऑफ कीजिएगा। कैसे धोखा खाइएगा? तो इसमें पूछ देगा कि नीचे में लिख देगा इनमें से कोई नहीं, नहीं इसमें से सब, कोई को इसमें से हटा देगा, इनमें से सब। तो पूछेगा कि ये 3 दे देगा और इससे पूछेगा सबका रेडियो एक्टिविटी के कौन इनमें से मात्रक है। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? इनमें से सब। सबका सब रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। और सबका रिलेशन क्या पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि 1 क्यूरी में 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेक्वेरल होते हैं। एक बेक्वेरल में 1 डीपीएस है। और आपके पास अगर रदरफोर्ड पूछेगा तो ये, तो यहाँ से यूनिट के बारे में एकदम क्लियर हो लीजिए। हमको लगता है कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। आगे चले। यदि एक क्या लिखा हुआ, इफ डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 5.3 into 10 to the power -3 per year, then its half life is। जल्दी से कैलकुलेट करके आपको बताइए। तो हाफ लाइफ इक्वल टू, हम लोगों ने ये फॉर्मूला बोला था, टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 by 5.3 into 10 to the power -3। तो हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं 0.693 into 10 to 3 by 5.3। काट करके हमको आप बता दीजिए तुरंत कि कौन सा आंसर आपको मैच कर जा रहा है। ये वैल्यू है, इफ डीके कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज दिस पर ईयर, देन इट्स हाफ लाइफ इज। ठीक है भाई, जल्दी से डिवाइड कर दीजिए। आप लोग 5 से काट दिए थे तो हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 और दिस इज 9, 3 और वैल्यू हमारे पास आ जा रहे हैं। 5 से काटेंगे तो 1 आ गया, 19 हो जा रहे हैं। तो 5 15 4 25 40 138। मतलब अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 130 ज्यादा है, 130.8। देख लीजिए, डिवाइड कीजिए, आप लोग डिवाइड कीजिए जल्दी से लाइट को, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। इससे फर्क पड़ेगा दोनों से। चलिए देखिए जल्दी से। देखिए तो ज्यादा चमक भी नहीं रहा है हमको। ठीक है, ये हिल नहीं रहा है। ठीक है भाई, करेक्ट आ गया। हाँ सही है, बी एकदम करेक्ट है। तो आप लोग अपने भी, अगर आपसे एवरेज लाइफ पूछ लेगा इसमें तो, हाँ जी
एवरेज पूछ लेगा तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? 1/λ सीधा सीधी कर दीजिएगा ना। तो ये तुम्हारे बहुत अच्छा, सब लोग को आ गया है आपको, तो ये आप लोग इसका मतलब सब लोग पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बातें हैं। तो 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू, कल बताए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 AMU इको मतलब ये मास को एनर्जी में ट्रांसफर करेंगे, तो रूल हमारे पास क्या वैल्यू होता है? ये देखिए हम लोग ने पढ़े हैं E इज इक्वल टू, अरे भाई चमिया बना हुआ है नहीं, आप लोग सब पढ़े हैं E इज इक्वल टू, अच्छा E इज इक्वल टू, ये देखिए हम लोग लिखते हैं भाई, टेक्नोलॉजी है ये भी अपना कमाल दिखाते रहता है। E इक्वल टू MC स्क्वायर, और कल हम आपको बदल के दिखे थे कि मास AMU ले लेंगे, C स्क्वायर कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड भी करेंगे तो हम लोग आया था 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद कीजिए कल हम लोगों ने कैलकुलेट करके, कल वाला क्लास में सब निकाल लिए थे E इक्वल टू MC स्क्वायर से। तो N टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म व्हेन डोपेंट एटम इज, एन टाइप को बनाने के लिए सबको पता है, आंसर लिख दो ना फटाफट आंसर। हम बोले थे कि बेस एलिमेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं जो 4 ग्रुप का है। अगर पी टाइप बनाना है तो 3 ग्रुप वाला डाल देंगे, एन टाइप बनाना है तब 5 ग्रुप वाला एलिमेंट को डाल देंगे। एन टाइप इसलिए कि हम लोग, हाँ जी सौम्या बहुत सही, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट बहुत सही, सब लोग का क्लियर है कि पेंटावैलेंट 5 ग्रुप के एलिमेंट को, तो हम लोग फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ 5 ग्रुप एलिमेंट वाले हैं, तो फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ये सब हम लोग जनरली एंटीमनी सब का यूज करते हैं, इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन में ले करके डोपेंट के रूप में। मतलब डोपेंट मतलब बाहर से हम लोग थोड़ी सी मात्रा में कुछ अशुद्धि बेस वाला एलिमेंट में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें मिला करके हम लोग एक नया टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं, उसी को एक्सट्रिंसिक कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक में एन टाइप तब होता है जब पीरियोडिक टेबल में 5 ग्रुप के एलिमेंट को 4 ग्रुप में मिला देते हैं, और जब ऐसा करेंगे तो 4 ग्रुप वाला एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन 5वां वाला 5 ग्रुप के एलिमेंट से कंबाइन कर लेगा, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है उसको निगेटिव इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, इसी से नाम आ गया है एन टाइप का। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक नैंड गेट इज द यूनिवर्सल गेट? याद कर लीजिए, नैंड गेट इज द यूनिवर्सल गेट, ये हमेशा रहता है, नैंड गेट इज द यूनिवर्सल गेट, ठीक है। कह रहा इज द, ठीक है, इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल इन फ्री स्पेस। जल्दी से तुम लोग बोलो भैया, लीस्ट वैल्यू ऑफ फ्री चार्ज अवेलेबल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कोई भी चार्ज जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज अवेलेबल इन द फ्री स्पेस एंड रेस्ट ऑफ द चार्ज इज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इतना, हाँ जी खुशी, आप इतना माने सलाद का टुकड़ा काट करके आप बैठ के खाते रहिए, जिंदगी भर में खत्म नहीं होगा। कितना हमारे पास वैल्यू है, आप इतना नंबर ऑफ द सलाद का पीस काटिएगा 1.6 इंटू 10⁻19 ना। लेकिन चार्ज के बारे में बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। दिस इज द स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अवेलेबल, ठीक। विद्युत धारा 1, यहां से हम लोगों ने बात को कर लेते हैं। तो विद्युत धारा 1 कैसा राशि है? स्केलर क्वांटिटी है, बदल दीजिए इसको, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। हाँ कहीं कहीं आपको टेंसर भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है आपका यहाँ पर हम लोग स्केलर ही लेंगे, ठीक। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, हमको लगता है कि आप लोग सब पढ़े हैं, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। दूसरा यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन टेस्ला मोस्ट फेमस है इसलिए हम लोग इसको टेस्ला कह देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के बराबर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ये हमेशा आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
नाभिक से ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट 1 न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इक्वल टू ना एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट 1 न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज, हम लोग इसको कह देते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बराबर, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर हम लोग को दिस इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी। जितना से बंधन में रहता है उसी को अगर हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी दे देंगे तो वहां से न्यूक्लियॉन्स हमको ब्रेक कर जाएगा। अब ये देखिएगा एट टेम्परेचर खाली स्थान है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज, तो आप लोग क्या लिखिएगा एट लो टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। ठीक है भाई, 24 नंबर कहा गया 24, हाँ 24 सेल्फ इंडक्शन इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ, इलेक्ट्रिक इनर्शिया ना स्व प्रेरण को जड़ता के रूप में जाना जाता है। देखिएगा इलेक्ट्रिक इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस तरह से हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कहते हैं, मास के साथ इनर्शिया जुड़ा रहता है, उसी के साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इनर्शिया के रूप में काम करता है वो एल होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में इनर्शिया के काम कौन कर देते हैं भाई, तो आपके पास है सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये हमारे पास कहानी खत्म। अगला आइए, और ये कोशिश करते हैं कि अभी इसको हम लोगों ने आपको YouTube पे डाल दें, आप लोग जितना बार देखना चाहें देखते रहिएगा। इसके अलावा भी मैं मेनी क्वेश्चंस मॉड्यूल क्वेश्चन को मैं डाल रहा हूँ, ठीक, बट तुम लोग थोड़ा सा जो हम लोगों ने गेस वो ले लंबा क्वेश्चन को उसको तैयार करते रहो। कल के बाद से हम लोग कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन डालते हैं जो 3 नंबर में आते हैं कि हीरा क्यों चमकता है, सन सेट और सनराइज के समय में रेडिश क्यों दिखता है, आकाश नीला क्यों होता है ना, ये सारे का जो रीजनिंग होता है या लूमिंग होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, ये डिस्पर्शन ऑफ द लाइट है, ब्रेकिंग ऑफ द लाइट, फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो इन द स्काई, ये सारी फेनोमेना पर हम आपको एनिमेटेड वीडियो देने जा रहे हैं। तो आप आराम से वहां से बैठ करके देखें खाली समय में और रिवीजन करते रहें। आपका सिर्फ एंड सिर्फ काम क्या करना है, लैंग्वेज जो हम बोलते रहेंगे उसी से सुन के लिख दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिर्फ एंड सिर्फ काम रहेगा पिक्चोरियल पिक्चर बनाना एंड कैलकुलेशन करना। जिस समय आप पिक्चर क्लियर कट बना लिए कि ये डायग्राम है और ये कैलकुलेशन है, तो आपका मार्क्स बहुत परफेक्ट आने वाला है और कॉपी नीट एंड क्लीन लिखा है, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होते हैं। आगे आइए, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट गिव्स यूनिट। Define electric dipole moment. So what is electric dipole? Setup of the two equal and opposite charge is called electric dipole. यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि 3 लाइन लिखना है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कर रहा था, सेटअप ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सेटअप ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड डायपोल। देन प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। हम लोग कहते हैं दो बराबर और विपरीत चार्ज। सर 27 नंबर कहने गया भाई, 27 नंबर क्या है, 27 नंबर लिख दिया, एट लो टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। 27 नंबर तो लिख दिया ना। लो टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करेगा, और बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल मिलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होल मिलेगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होगा, तो कैसा व्यवहार करेगा आपके पास, इट बिहेव्स एज ए परफेक्ट इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। क्लियर है, तो ठीक है, ये हम लोगों ने पहले बोले भी हैं। आगे में आइए, 28 नंबर क्वेश्चन है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट गिव्स इट यूनिट। तो पहले हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, दो बराबर और विपरीत, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज केप्ट एट द सर्टेन डिस्टेंस, दिस सेटअप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। दोनों चार्ज में से एक कोई चार्ज को लीजिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वेक्टर दो क्वांटिटी मिलेगा उसी को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड में होते हैं। तो यूनिट के बारे में अगर इसका बात करेगा तो यूनिट आप लोगों को सब पता है कि भैया ये कूलम है और ये आपका मीटर है, तो कूलम मीटर इज द यूनिट। तो बहुत आसानी से लिख दिए, राइट टू फैक्टर ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स। राइट टू फैक्टर ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में अगर हम लोग लिख देंगे तो ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। तो जौना जौना फैक्टर कहेगा हम लोगों ने
आराम से लिख देंगे। लिख लीजिए यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। म्यू एम इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू, ये देखिए म्यू जीरो म्यू आर N1 N2 A बाई एल, ये वैल्यू कर दिया। या एम का मान हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइस है। ये देखिए क्या वैल्यू हमने ले रहे हैं, सो सी L1 L2 का अंडर रूट, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है L1 L2 का अंडर रूट होता है, या M इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर N1 N2 A बाई L। तो अगर कह देगा तो नंबर ऑफ टर्न इन द फर्स्ट कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकंड कॉइल, लेंथ के ऊपर में, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर में, और आपको सोलेनॉइड के बीच में या एक कॉइल के बीच में या दूसरे कॉइल के बीच में किस टाइप का मटेरियल रखे हुए हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर ये फॉर्मूला है तो आप 2 का 3 4 लिख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ टर्न फर्स्ट कॉइल में, नंबर ऑफ टर्न सेकंड कॉइल में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, लेंथ पे, और साथ में टाइप ऑफ द मटेरियल केप्ट इनसाइड द कॉइल। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, m इज इक्वल टू म्यू जी नॉट म्यू आर N1 N2 A बाई L। और हम लोग के L के बराबर पड़े हुए हैं, L इज इक्वल टू म्यू जीरो N स्क्वायर A बाई L। ये सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी में पड़े हुए, तो नंबर ऑफ टर्न पर, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पर, और टाइप ऑफ द मटेरियल के ऊपर में निर्भर करता है इसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू। म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू दोनों कॉइल के टर्न पर, एरिया पर, लेंथ पर, और टाइप ऑफ द मटेरियल इनसाइड द कॉइल। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो ये आपका पूछ सकता है। और ये चॉइस के लिए m इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है लेकिन इस साल का चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछे। अगला हम लोग को देख रहे हैं, ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव गॉट सेम de Broglie wavelength, explain which has greater total energy। वाह, तो चले हम लोग शुरू कर देते हैं। de Broglie wavelength के बारे में कह दिया है तो पहले हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए यहां से कहां से लिखिएगा आप लोग, शुरू करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, और दिस इज इक्वल टू h बाई p है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, आप ये सब लोग सब जानते हैं कि दिस इज लैम्डा ना, हमारे पास वैल्यू ये आ गया है p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 2m k का अंडर रूट। तो लैम्डा इज इक्वल टू, आप यहां से देखो तो h बाई 2m k का अंडर रूट, ये देखिए आपके पास फॉर्मूला बना है, राइट। अब आइए, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव गॉट द सेम de Broglie wavelength। वेवलेंथ प्रोटॉन के लिए और वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी की बात कहा हुआ है, तो दोनों का ये बताइएगा। ये एक चीज हम फॉर्मूला जो हम लोग याद कर लिए हैं, यहाँ कह रहा है कि हैव गॉट द सेम de Broglie wavelength। ये समझो, ये इसी को हम लोग कहते हैं de Broglie wavelength, de Broglie wavelength, राइट। इसी को कहते हैं मैटर वेव, हम आपको पढ़ाए हुए भी हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों केस में सेम है, तो एक बार हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दे रहे हैं, एक बार हम लोग प्रोटॉन के लिए लिख दे रहे हैं, तो देखिए कि कहां से कहां नहीं हो जाएगी सब। तो हम लोग कहते हैं h बाई 2m प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन का अंडर रूट, ये बराबर होगा h बाई 2m इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देख लो भाई, जैसे जैसे सवाल का है वैसे वैसे हम लोग लिख दिया हुआ है, और ये लिखना आपको जरूरी है, अपने आप यहाँ से समझ में आ जाएंगे। तो एच एच को उड़ा दे रहा है, टू टू को उड़ा दे रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ गया है m प्रोटॉन गुने काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन बराबर m इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन। अब तुम लोग बताओ कि m प्रोटॉन बहुत बड़ा है m इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर प्रोटॉन का मास बड़ा होगा तो एनर्जी का मान छोटा होगा। तो हमारे पास कह देंगे के पी इज लेस देन के ई, या यूं कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। देख लो, इसमें कहानी एकदम साफ है। हम फिर से आपको बगल में लिख दे रहे हैं, यहां से देखिए, प्रोटॉन का मास और
इलेक्ट्रॉन का मास, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। ये वाला रेशियो देखो, प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन का मास से ना, तो ये रेशियो बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ से हम लोग के ई बाई के पी उल्टा का रिलेशन है जी। इस रिलेशन से देखिएगा तो इस रिलेशन से हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम लोग मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक तरफ कर देंगे तो ये उल्टा का रिलेशन हो जाएगा। तो दो चीज का, मास ऑफ द प्रोटॉन और एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू एनर्जी। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन छोटा होता है तो एनर्जी का मान बड़ा होना चाहिए, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बड़ा होगा प्रोटॉन के काइनेटिक एनर्जी से। बोलिए, इसमें बहुत अच्छा इतना आया हुआ है तो वेल आपको करेक्ट है, इसमें कहीं कोई बट ये नहीं है ना। तो ये आपका कैलकुलेशन करके दिखा देना है, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन है 3 नंबर वाला क्वेश्चन में है। तो लैम्डा इक्वल टू h बाई mv, कैसे, बाय द डी ब्रोगली लॉ, इतना लिख देंगे। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि एनर्जी से रिलेशन में रखेंगे तो रख दिया। अब ये कंडीशन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कंपेरिजन है। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में, तो आराम से कर दीजिएगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि मास इनटू एनर्जी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ठीक है। अगला ये है मास डिफेक्ट्स एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कल हमने बताया था मास डिफेक्ट्स एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट का मतलब क्या बोले थे ये समझिए। मास डिफेक्ट 31 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग बात कर रहे हैं। मास डिफेक्ट्स डेल्टा एम इज इक्वल टू Z into mass of the proton plus A minus Z into mass of the neutron minus M। ये समझिए कि वैल्यू क्या है, न्यूक्लियर कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट मास, ये वाला वैल्यू है न्यूक्लियस के कंपोनेंट वाइज टोटल मास, मतलब कितना प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, कितना न्यूट्रॉन है, टोटल का मास निकाल करके जोड़ देंगे। और ये वाला मास को कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राफिक मास, जो न्यूक्लियस का मास डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। ये कंस्टिट्यूएंट मास, ये वाला स्पेक्ट्रोग्राफिक मास, दोनों मास में एक डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस ऑफ द मास को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, तो हम लोग ये कह देंगे कि कंस्टिट्यूएंट मास और स्पेक्ट्रोग्राफिक मास के बीच के अंतर को हम लोग कह देते हैं मास डिफेक्ट। एंड यही मास डिफेक्ट्स एनर्जी के रूप में ट्रांसफर करते हैं। तो बाय आइंस्टीन एनर्जी, दिस इज द वैल्यू, और इसको हम लोग एनर्जी में बदल देते हैं तो हम लोग का आसानी से मान निकल जाता है। और ये एनर्जी जो होता है बाइंडिंग एनर्जी के रूप में यूज हो जाती है ना। ये मास डिफेक्ट के कारण जो एनर्जी बनते हैं वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के रूप में स्टेब्लिश हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मास का अंतर होते हैं। सो तो व्हाट इज रेक्टिफायर, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स। आपके पास कहानी क्या हुआ है कि भाई रेक्टिफायर क्या है। तो रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सब लोग कह सकते हैं रेक्टिफायर क्या है। तो रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में ट्रांसफर करते हैं। तो रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बाय विच वी ट्रांसफर द एसी करंट इनटू द डीसी करंट। एसी करंट को हम लोग डीसी करंट में बदल देते हैं, या एसी वोल्टेज को हम लोग डीसी वोल्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं। दिस इज रेक्टिफायर। आपके पास मोबाइल का जो चार्जर है उसमें कुछ विशेष बात नहीं है, रेक्टिफायर ही तो लगा हुआ है। एसी सोर्स को लगाते हैं और चार्जिंग करने के लिए डीसी करंट होता है, बीच में आपको रेक्टिफायर है, उसमें हम लोग डायोड पीएन जंक्शन का यूज करते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पीएन जंक्शन, राइट। ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स, तो ये हम लोग किस प्रिंसिपल के आधार पर रहता है। तो हम लोग पीएन जंक्शन होता है जो फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करता है और रिवर्स बायस में करंट को रोक देता है, राइट। इस प्रिंसिपल पे आधार पे इट वर्क्स ऑन द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ द पीएन, वर्किंग ऑफ द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में हम लोग क्या होते हैं, एक टाइप में पी टाइप का मटेरियल लेते हैं और दूसरे टाइप में हम लोग एन टाइप का मटेरियल लेते हैं, जिससे कि हम लोग डायोड बना देते हैं। और इस डायोड जो है सर्टेन कंडीशन में करंट को पास कराएगा और सर्टेन कंडीशन में रोक देगा। मतलब फॉरवर्ड बायस रहेगा तो करंट को पास कराएगा, रिवर्स बायस रहेगा तो करंट को पास नहीं कराता है। ये कहानी टोटल हुआ आपको 32 तक। नेक्स्ट डे हम लोग जो लेंगे सो सब्जेक्टिव पार्ट में आने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव पार्ट में आप याद कर लीजिए, हम आपको लिखवाए हुए भी हैं, फिर से आई विल रिपीट। ट्रांसफार्मर आप लोग तैयार कर लें,
थोड़ा सा जनरेटर भी पढ़ाई कर लें। जनरेटर हमने एसी जनरेटर को पढ़ाया है, शॉर्ट में क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, प्रिज्म आपके लिए और यंग्स डबल स्लिट आपके लिए। ये क्वेश्चन जो 4-5 हम बोल रहे हैं ये सारा काम करेंगे। और सर्कुलर वायर के कारण ना, लूप के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालेंगे, इस पॉइंट पर भी कैलकुलेशन करेंगे। शॉर्ट में फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 3 नंबर वाला के लिए आप लोग तैयार करके रखेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट डे आपको एक एक करके निकालेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म को तैयार कर लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म अगर होगा डिस्पर्शन और डेविएशन, विदाउट डिस्पर्शन और डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, देख लेना इसको, सिलेबस में होगा तो इसको कर लेना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन वाला में है, तुरंत तुरंत ये सब काम हो भी जाते हैं ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने जितना बात को बोला हुआ है इसको तैयार कर लेना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन और जो इस साल के लिए बहुत बीबीआई है वो है आपको गॉस थ्योरम, व्हाट इज गॉस लॉ एंड डिराइव इट, या ड्यू टू द चार्ज स्क्वायर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हाट इज कैपेसिटर, हाफ सीवी स्क्वायर छुटका वाला क्वेश्चन में आ सकता है, या व्हाट इज कैपेसिटर, फाइंड द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सीरीज पैरेलल जोड़ने वाला तो ये आप कहानी एकदम आसान है, रेसिस्टेंस में या कैपेसिटेंस में कोनो में आ सकता है। तो एक गॉस लॉ आपको तैयार कर लेना है और एक कैपेसिटेंस से कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को नेक्स्ट डे जितना बात को बोले इसमें आएगा भी और इसके अलावा भी है। आई विल एक्सप्लेन ऑल दैट वंस।